हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक और शानदार और प्यार से चैप्टर की, जिसका नाम मेरे पास क्या, वर्क एनर्जी पावर। जी हाँ सर, तो लाइए मेरे लाल, शुरू कीजिए आज का छोटा सा प्रोग्राम बिना किसी देरी के। ले भैया आओ शुरू करते हैं। अपने पास क्या है, वर्क एनर्जी पावर। छोटा, आसान और प्यारा चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से भैया 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी बनेंगे ही बनेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे आने वाले कई चैप्टर्स में हेल्प करने वाला है। ओके सर, तो सबसे पहला नाम मेरे पास इसमें क्या है, वर्क। वर्क बोलो कार्य। सर कार्य बोले तो सर हम थक जाते हैं तो हमने कार्य किया ना। फिजिक्स में कार्य उसको नहीं बोलते, फिजिक्स में कार्य बोलते हैं कि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया है और बल की वजह से वह वस्तु आपका चल फिर गया है। किसी वस्तु पे बल लगाया गया, फोर्स लगाया, और फोर्स की वजह से वो वस्तु डिस्प्लेस हो गया, चल गया, विस्थापित हो गया है, तो आप कहते हो कि हाँ बल ने कुछ कार्य किया है। तो सिंपल मेरे पास क्या है, बल का सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, F डॉट एस। बल का और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट होता है, और जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हो, A डॉट बी क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा बनता है। तो F डॉट एस क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा। ये कब, जब मेरे पास दिया गया बल क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास बल बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो परिवर्ती बल का कार्य क्या होता है, समाकलन से निकलेगा, F डॉट डी एस मेरे पास आएगा। ठीक है, F डॉट डी एस मेरे पास आएगा। तो यहां पे अगर मेरे पास परिवर्ती बल है तो आप बल को, ओ रुको, अगर मेरे पास क्या है, परिवर्ती बल है, तो बल को आप लोग लिख पाओगे सर क्या, एफ वेक्टर बराबर एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मिलेगा कि 2i कैप, 3j कैप, -4 के कैप, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, और ds कैसा, छोटू सा विस्थापन। तो विस्थापन को भी तोड़ लो, एक होगा x दिशा का dx, y दिशा का dy, और z दिशा का कितना, dz के कैप मेरे पास आएगा। सर ठीक है, चलेगा। और जब कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो, i वाला i से, j वाला j से, क्या कैसे गुणा हो जाता है। सर ठीक है, चलेगा। ओके सर, डन डन डन। आगे बात करते हैं। अब देख, तो अपन ने गुणा कर दिया, तो ये x दिशा का कार्य है, ये y दिशा का कार्य है, और ये z दिशा में होने वाला कार्य है। तो कार्य मेरे पास क्या है, कुल मिला के एक अदिश राशि होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो अगर मुझे कुल कार्य निकालना हो तो x, y, z तीनों दिशाओं के कार्य को जोड़ लिया जाता है। अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होता है। हाँ जी सर, लेकिन कार्य मेरे पास धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य मेरे पास हो सकता है। देखो सर कैसे, डिपेंड करता है थीटा पे कि अगर मेरे पास बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री से कम है तो कार्य होता है धनात्मक, और धनात्मक कार्य क्या करता है, सिस्टम की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अगर मेरे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, कार्य आता है ऋणात्मक। और कार्य मेरे पास ऋणात्मक हो जाए, कार्य मेरे पास क्या है, ऋणात्मक हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, सिस्टम की गतिज ऊर्जा इस बल से कम होता है, उसका स्पीड कम हो जाता है। अच्छा, अगर मेरे पास दिया गया कोण थीटा कितना, 90 डिग्री हो, तो कार्य कितना, 0, मतलब गतिज ऊर्जा में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ओके सर, चलेगा, डन है। अच्छा सर, कार्य की जो हमारे पास होते हैं यूनिट, वो होता है जूल। जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर मेरे पास होता है। सर ठीक है सर, ये हुआ बल न्यूटन में, ये आएगा विस्थापन मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर मेरे पास होता है। अब इससे जुड़े कुछ खास बात, सर 1 जूल है ना, जो आपका जूल होता है ये आपका होता है SI यूनिट। क्या होता है, SI यूनिट होता है। अच्छा, इसके अलावा एक यूनिट और भी हमारे पास होता है, वो होता है अर्ग। ठीक है, अर्ग ये आपका CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट होता है। अच्छा सर, 1 जूल कितना होता है भाई, 1 जूल मेरे पास होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, काम आपका इससे पढ़ सकता है, चल जाएगा। यस सर, अगला पन्ना देखो तो भैया, ग्राफ वाले सवाल। सर ग्राफ वाले सवाल अगर मेरे पास आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर समाकलन का मतलब ग्राफ में होता है एरिया। अच्छा, मतलब कि जो दिया गया कार्य है, सर कार्य क्या है, एफ डॉट डी एस का समाकलन, तो भाई समाकलन होता है एरिया। तो एफ एस ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको कार्य निकाल के देगा। हाँ जी सर, तो एफ एस ग्राफ का एरिया क्या देगा, आपको कार्य देगा। डन है मामला, बिल्कुल सही। बात करते सर, बल होता है m इंटू ए, जानते हो क्या? हाँ जी सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, F बराबर m इंटू ए होवे है। तो रखो, तो m को निकाला बाहर, a डॉट डी एस। सर फिर से क्या है, समाकलन। तो ए एस ग्राफ का एरिया बन गया समाकलन, और m को बाहर रख दिया, तो द्रव्यमान इंटू ए एस ग्राफ का एरिया। इससे भी कार्य निकाला जा सकता है ग्राफ वाले सवाल में। चलेगा दोस्त? हाँ जी सर। ओके सर, अगला मेरे पास क्या है, गतिज ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा, सर ऊर्जा क्या होता है? सर ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता, कि जितनी ज्यादा आपके पास ऊर्जा रहेगी आप उतना ही ज्यादा क्या है, कार्य करने की कंडीशन में रहोगे। जितना ज्यादा ऊर्जा उतना ज्यादा कार्य कर सकते हो। सर ठीक है, चलेगा, रुको। ठीक है, अब सुनिएगा, कार्य मेरे पास एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होता है, लेकिन वो बहुत अच्छा ऊर्जा का प्रारूप होता है जिसको हर कंडीशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, हर तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब जो ऊर्जा है मेरे पास क्या है, वो अलग अलग तरह की आपको देखने का मिल सकता है, जिसमें से एक मेरे पास होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? सब वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, कि भाई वस्तु चल रहा है तो ये ऊर्जा होगा, वस्तु नहीं चलेगा तो ये ऊर्जा नहीं आएगा। एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अगर मैं संवेग से संबंध स्थापित करूं तो बनता है पी स्क्वायर बटा 2m। ठीक है, पी स्क्वायर बटा 2m मेरे पास बन जाता है। यहां पे पी का मतलब क्या होता है, संवेग, और m आपका होता है द्रव्यमान, v होता है वेग। ओके सर, तो अगर मैं यहां से 2m को यहां गुणा कर दूं तो p का वैल्यू 2m के e का अंडर रूट मेरे पास बन जाएगा। काम का फॉर्मूला रट के इसको रखना है। हाँ सर, और इस फॉर्मूला से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर कौन सा? परसेंटेज चेंज वाला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में सिखा रखा है, फिर भी जरा शॉर्ट में देख लो। कि सर कि मान लो कोई राशि x है, अगर मैं उसको 30% बढ़ा रहा हूं, बढ़ाना भैया इंक्रीज कर रहे हो, तो भाई 30% हटाऊंगा बटे में 100 आएगा, तो 30 बटा 100 कितना, 0.3 होता है। तो मतलब आप इसको 0.3 बढ़ा रहे हो, x तो पहले से ये 0.3 बढ़ा दो तो 1 था, 1 में 0.3 जोड़ दो 1.3, 70 बटा 100 0.7, तो 1 प्लस 0.7 1.7, 200 बटा 100 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 3 मेरे पास आएगा। सर घटाना हो तो घटा देना, देख 20% कम कर रहा हूं तो 20 बटा 100 0.2 कम करना है, तो 1 माइनस 0.2 पॉइंट का 8, 1 माइनस 0.5 पॉइंट का 5। अरे वाह सर, तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे बहुत बनते हैं, जो हम कल के मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ये करवा देंगे। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अगला पन्ना, संरक्षी और असंरक्षी बल। तो संरक्षी बल उन बलों को कहा जाता है जिनका कार्य पथ पर निर्भर करता है। सॉरी बोल गया, संरक्षी बल उन बलों को कहा जाता है जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, कि भाई किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आपका प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है तो आपका कार्य सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मान लो अगर मेरे पास यहां पे एक बिंदु ए से चले बी तक गए, ठीक है, ऐसे गए या ऐसे चले गए, 3 अलग अलग रास्ता नंबर 1 2 3 अलग अलग रास्तों से गए हो। अगर मेरे पास यहां पे क्या है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स, भैया संरक्षी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो संरक्षी बल अगर मेरे पास है, मेरे पास क्या है, एक संरक्षी बल क्षेत्र है, संरक्षी बल क्षेत्र है, बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड है मेरे पास, कंजर्वेटिव फोर्स लगे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम हो तो किस रास्ते से आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों ही कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, कार्य सेम होगा। अच्छा सर, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सर एक तो लिखा हुआ है ग्रेविटी फोर्स होता है, यस सर। स्प्रिंग फोर्स होता है, यस सर। सर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम्ब का बल होता है, अच्छा, तो वो भी मेरे पास आपका क्या होता है, संरक्षी बल होता है। मतलब कि इन बलों के प्रभाव में क्या होता है, आपका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था सेम है तो हर बार आपका कार्य सेम आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जब कभी सिस्टम पे ऐसे बल होते हैं, इनकी रिस्क क्या होता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। यांत्रिक बोले तो यांत्रिक का मतलब मेरे पास होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये आगे बताएंगे भी हम। ठीक है, यांत्रिक का मतलब होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये मेरे पास क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा सर, असंरक्षी बल किसको कहते हैं? सर असंरक्षी बल उनको कहेंगे जिनके उपस्थिति में आपका जो कार्य होता है, जिन बलों का कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर करता है। रास्ता बदलोगे तो कार्य उसका बदल जाएगा। तो ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ निर्धारित होता है, पथ आपका जितना ज्यादा लंबा होगा उसका कार्य उतना ज्यादा मेरे पास आता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है ना, घर्षण बल होता है, या आपका श्यानता बल होता है, विस्कस फोर्स। तो लिख दो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, विस्कस फोर्स। मेरे पास क्या है, इसी का एग्जांपल है विस्कस फोर्स। या मेरे पास क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस है ना, हवा का प्रतिरोध। हाँ जी सर,
तो ये सभी जो बल होते हैं इनकी वजह से क्या होता है, सिस्टम में एनर्जी का लॉस होता है। इनकी वजह से क्या होता है, सिस्टम में हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा हानि करवाते हैं ये बल। ये अगर सिस्टम में है तो एनर्जी लॉस होना तय है सर। ठीक है, चलेगा, डन सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगले सवाल चल देखते हैं सर। मेरे पास क्या अगली बात क्या है मेरे पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी। कुछ स्टैंडर्ड केस है मेरे पास जिनको आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत 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 सारा अच्छा काम हो जाएगा। सर ग्रेविटी फोर्स, सर ग्रेविटी फोर्स अपने आप में सर क्या है, एक संरक्षी बल है। ग्रेविटी फोर्स मेरे पास कैसा, संरक्षी बल। तो इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। अब सुनो सर क्या होता है, सर ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगता है। तो एक काम करो, आप डिस्प्लेसमेंट भी वही लो जो वाई दिशा में है ना, आप डिस्प्लेसमेंट भी वही लो जो वाई दिशा में, चाहे आप सीधे गिरो, तिरछे गिरो, घूमते फिरते गिरो, आड़े ताड़े गिरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस बात करना कि आप वर्टिकली कितना नीचे या कितना ऊपर मेरे पास गए हो, समझना। तो अगर मान लो कोई वस्तु आपकी ऊपर इस स्थिति से नीचे आ रही है, अब वो चाहे आप ऐसे स्ट्रेट आओ या घूमते फिरते आओ या ऐसे तिरछे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका प्रारंभिक लेवल और अंतिम लेवल तीनों केस में सेम है। तो तीनों ही केस में आपका जो कार्य है वो mg इंटू एच क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। बल कितना है mg और ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन कितना h के बराबर। तो mg और h नीचे गिर गए भाई, बल भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे है, तो कार्य कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। ओके सर। अगर वस्तु को ऊपर की ओर ले जाए, अगर वस्तु आपकी ऊपर की ओर जाएगी तो कार्य होगा ऋणात्मक सर। ऐसा क्यों, क्योंकि mg बल है नीचे, विस्थापन ऊपर, दोनों एक दूसरे से उल्टा। तो mg h cos 180 कैसा होता है, माइनस होता है, तो कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा, तो ऊपर लेके जाओगे तो कार्य कैसा, माइनस का mg ऊपर जाने पे। क्लियर है क्या, हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, मान ले आपकी वस्तु क्षैतिज सतह पे चल रहा है ना, मान लो कोई भी सरफेस है, किसी भी सरफेस की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप लोग चलोगे तो देखो सर, जिसका जहां पे वेग होगा वहीं पे उसका विस्थापन आएगा। सर mg बल कहां लगेगा, नीचे लगेगा। सर विस्थापन है आगे, mg है नीचे, तो कोण कितना बनेगा सर, 90 डिग्री आएगा। तो उसके हिसाब से किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन इंटू cos 90 कितना होता है, 0। या आप कहां समझना, क्लियर है क्या दोस्त, हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट रिटर्न है, चलेगा। ओके सर, बात करते हैं यहां पर आओ, यहां पे आओ सर। मान लो ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है, मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम मतलब एक रस्सी से पत्थर को बांध दिया और आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो आपसे जनरली पूछता है कि वस्तु अगर यहां से यहां जाएगी तो कितना कार्य होगा। पहले तो ये कंफर्म कर, वस्तु कहां गई है, नीचे के ऊपर। सर नीचे आने पे कार्य प्लस में आता है और ऊपर जाने पे माइनस में। सर ठीक है सर, वस्तु तो ऊपर उठी है, वस्तु तो यहां से ऊपर गई है, ऊपर गई है। कितना ऊपर गया है सर, h चाहिए खाली, कितना ऊपर गया सर, h आपको सिर्फ चाहिए होता। तो देखो सर, अगर ये पूरा लंबाई कितना l है, ये पूरा लंबाई कितना l है, और आप कितना थीटा कोण ऊपर चले गए हो, तो थीटा कोण ऊपर जाने पर, थीटा कोण ऊपर जाने पर ये जो ऊंचाई हम लोग प्राप्त करते हैं, ये जो h मेरे पास होता है, इसका वैल्यू कितना बचता है, l माइनस एल कोस थीटा। L माइनस एल कॉस थीटा, ये ऊंचाई है, ऊपर गए हैं, तो mgh माइनस में वही मैंने कार्य निकाल दिया। तो h का मान ये वाला रख दूंगा, तो माइनस का mg, दोनों में से l कॉमन ले ले, 1 माइनस कॉस थीटा। अरे वाह सर, मजेदार, आया कि नहीं आया, अरे सर शानदार चीज है, एकदम मस्त। अच्छा यहां देख सर, ये चेन वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है सर, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी बहुत बार था। तो भाई चेन वाला है, कुछ हिस्सा लटका हुआ है, सवाल ये होगा कि इसको ऊपर खींचने के लिए मुझे कितना बल लगाना पड़ता है। तो ऊपर खींचने के लिए आपको ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, करेक्ट, ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो आप उससे उल्टा बल लगाओगे, कम से भी कम उसी के बराबर, तो कार्य हर बार इतना ही मेरे पास आएगा, mg x²/12। पर सर ये तो प्लस में है, प्लस में आपने कहा ना ऊपर जाने पे कार्य नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कार्य मेरे पास ग्रेविटी का नहीं है, ये इस वाले बल का कार्य है। अच्छा, अगर ग्रेविटी का कार्य लिखोगे तो ग्रेविटी का काम सेम होगा लेकिन माइनस में, माइनस mg x²/12। आप जो काम कर रहे हो वो उससे उल्टा कर रहे हो, उसको उठाने के लिए कर रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य उसी के बराबर लेकिन प्लस में। ग्रेविटी का काम कैसा, नेगेटिव होगा। सर ठीक है, चलेगा, जस सर, धन 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 धन। ओके, डन 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 डन। अगला पन्ना, नजरों पे देखो, तनाव बल। सर टेंशन फोर्स,
टेंशन फोर्स नॉर्मली हम लोग बहुत आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ जनरल केस है जहां पे उसका कार्य क्या होता है, जीरो आता है, तो हमें याद रखना है। देखो अगर कोई भी वस्तु आपका सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अगर कोई भी वस्तु आपका सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या फिर ऐसे वृत्तीय चाप पे चल रहा है, तो जब कभी वो वृत्तीय पथ पे चलता है या चाप पे गति करता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है सर, टेंशन T और वेग V, वेग भी क्या है, आपस में होंगे लंबवत। जब कोण होगा 90 डिग्री, तो देखो जहां वेग होता है वहीं पे उसका विस्थापन भी आता है, तो थीटा होगा 90, तो कार्य कितना आएगा टेंशन का, जीरो आएगा। सेम कहानी यहां पर है, अगर वृत्तीय चाप पे गति करोगे तो टेंशन मेरे पास कहां है, इस दिशा में है, वेग आपका कहां है, इस दिशा में है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, फिर से कोण हो गया 90 डिग्री और फिर से बस कार्य कितना होगा, जीरो हो गया। बाकी केस तो बहुत आसान है, तो नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लें, मेरे पास की मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी से मैंने ब्लॉक को टांग दिया, ओके सर। अब इस पर टेंशन T आ रहा होगा, नीचे M आ रहा होगा, अब जो वो बोलता है उसके साथ गति करवा दो कि मान लो अगर ये ऊपर गया है विस्थापन S के साथ, तो भाई टेंशन T कितना होगा सर, टेंशन T आपका T mg के बराबर कर सकता हूं। या किस अवस्था में वो गति कर रहा है, मान लो कि अगर मेरे पास वस्तु जा रही है ऊपर रफ्तार v कांस्टेंट के साथ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा, T का वैल्यू कितना, mg मेरे पास आएगा। ठीक सर। अगर मेरे पास ये जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन a के साथ, तो हमने कहा था ऐसी अवस्था में g इफेक्टिव कितना आता है, g प्लस a आता है, तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg इफेक्टिव मतलब g प्लस a हो जाएगा। यस सर। और अगर मेरे पास सिस्टम नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, तो ऐसी अवस्था में g इफेक्टिव कितना होगा, g माइनस a होगा, और टेंशन T का लिए कितना, m इंटू g माइनस a बनेगा। और जब कार्य पूछेगा तो सिंपल बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन करोगे हर बारी, ठीक है, हर बार वही T डॉट ds T डॉट s, हर बार आपको इसको ऐसे सोल्व करना रहेगा। टेंशन का वैल्यू कम ज्यादा हमारे पास हो सकता है डिपेंडिंग के क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक सर। सेम तरह से मेरे पास क्या है, आपका स्प्रिंग फोर्स का किया गया कार्य, समझना। तो इसमें के क्या होता है सर, के आपका होता है स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। एक्स होता है उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन है वास्तविक लंबाई से, कि वास्तविक लंबाई से कितना उसको दबा दिया है या कितना खींच दिया है, वो होता है उसका एक्स। तो भैया चाहो तो यहां पे लिख देना एक्स, वास्तविक लंबाई से परिवर्तन, कितना आपने उसको दबा रखा है या कितना आपने उसको खींचा हुआ है, वो होता है x। तो जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 के x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब शुरुआत में कितना खिंचाव या संपीड़न है और बाद में कितना खिंचाव या संपीड़न है। सर खिंचाव में प्लस देना है और संपीड़न में माइनस, नहीं कुछ नहीं, चाहे खिंचाव हो चाहे संपीड़न हो, आपको बस x का वैल्यू डालना है ऐसा का ऐसा प्लस के साथ, ठीक है। रखो, सोल्व करो, काम खत्म। जनरल जो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भैया आपने स्प्रिंग को वास्तविक लंबाई से x तक खींच दिया, वास्तविक लंबाई में कोई आपका x नहीं होता, तो कितना, जीरो। बाद में आपने उसको x तक खींच दिया या x तक दबा दिया तो x मेरे पास आ गया। ऐसी अवस्था में कार्य कितना, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है या फिर माइनस का एफ स्क्वायर बटा के 2k। सो एफ क्या है, एफ यहां पे आपका स्प्रिंग फोर्स, एफ क्या मेरे पास, स्प्रिंग फोर्स मेरे पास होगा। चलेगा दोस्त, दौड़ेगा, अरे सर शानदार, बहुत आसान है। देखो बस सुनो कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है बहुत छोटा, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत छोटे, बहुत कम कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ ये आपके क्वेश्चन की वैरायटी अच्छी खासी रखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपका होगा बहुत जल्दी खत्म, लेकिन क्वेश्चन इसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है। चलेगा, डन सर। आगे बात करता हूं, अगला घर्षण बल का कार्य समझेंगे। सर घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? सर स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब फिसलने की संभावना होता है, फिसला नहीं है, फिसलने की संभावना है, फिसला नहीं है। भाई देख, इसके बाद करूं क्या, यहां देख कि मान ले सरफेस है, ये वस्तु यहां पे रखा हुआ है m द्रव्यमान का, मैंने बल लगाया है, वस्तु फिलहाल फिसला नहीं है, वस्तु फिसला नहीं है, फिसलने की संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में पीछे क्या आता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। अब जब वस्तु चला ही नहीं है, वस्तु चला ही नहीं है, नो स्लाइडिंग, अगर स्लाइडिंग ही नहीं हुआ तो भाई विस्थापन तो जीरो आएगा, विस्थापन जीरो होगा तो किसी भी बल का कार्य कितना होगा भाई, जीरो आएगा, क्योंकि कार्य मेरे पास होता है बल इंटू विस्थापन, तो कार्य कितना बनेगा, जीरो। यस सर, क्लियर है क्या, समझ में आई बात? हाँ सर, बात एकदम परफेक्ट है, ठीक सर। लेकिन बात की जाए किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन,
काइनेटिक भैया सर काइनेटिक कब होता है सर? जब असल में चीजें एक दूसरे पे स्लाइड कर रही है, सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड करता है, फिसलता है। अच्छा तो समझना सर वही कंडीशन, ये रहा मेरे पास सरफेस, ये रहा ब्लॉक, आपने लगाया था बल, वस्तु चल रहा है, वस्तु आगे की ओर जा रहा है, असल में चल रहा है। अगर चलेगा तो विस्थापन आएगा, पीछे कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो देख बल पीछे विस्थापन आगे, बल पीछे विस्थापन आगे, जब दोनों एक दूसरे से होते हैं विपरीत दिशा में तो कार्य कैसा होता है दोस्त? नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन से कैसा होगा? नेगेटिव। और इसकी वजह से सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी का लॉस करवाता है, सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी का क्या करवाता है? लॉस करवाता है। सर ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी बात एकदम पक्के से समझ पा रहा हूं। बोल पे क्लियर है क्या? क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात होगी क्या? नहीं सर। अच्छा अगला काम का पॉइंट, सर किसी भी बल का जो कार्य होता है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। सही, निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है कि भैया आप चीजों को कहां से देख रहे हो, आप चीजों को कहां से देख रहे हो, उस पर आपका कार्य निर्भर करता है। सर क्यों? समझ आता है। देख बल का कार्य का होना करता है बल इंटू विस्थापन, ये लिखते हो क्या? हाँ सर। चलो बल जो है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये करता है विस्थापन। सर कैसे? सर देख याद करो, हम जो एग्जाम्पल बचपन से पढ़ते हुए सर, कौन सा एग्जाम्पल के सर? अंदर गाड़ी में कौन? जेठालाल। याद करो, हाँ सर जेठालाल। अंदर साथ में कौन खड़ी भैया? बबीता जी। अच्छा सर। और बाहर कौन खड़ा भैया? अय्यर भैया जी। हाँ सर। तो देखना, अगर अय्यर भाई इस चलती हुई बस के अंदर बबीता को देखेगा सर, उसको बबीता जाती हुई दिखेगी, उसको बबीता चलती हुई दिखेगी। लेकिन वही अय्यर का बात अगर हम जेठालाल से पूछे, भाई जेठालाल तुम बताओ कि बबीता जी का क्या हाल है, तो बोलेगा भाई बबीता जी शांति से चुपचाप बैठी हुई है, बबीता जी मेरे लिए कहीं पर भी नहीं जा रही हैं। तो एक ही इंसान, एक को रुका हुआ दिख रहा है, दूसरे को चलता हुआ दिख रहा है, मतलब जो विस्थापन है वो देखने वाले पे निर्भर करता है। विस्थापन जो है वो देखने वाले पर निर्भर करता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। दैट मीन्स कि मेरे पास क्या है? आपका विस्थापन निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगा, तो आपका कार्य भी अलग अलग फ्रेम के हिसाब से अलग अलग वैल्यू आपको लाके देगा। ठीक है, चलेगा? डन सर, चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी भैया हमने कहा भाई एनर्जी क्या होता है सर? एनर्जी होता है कार्य करने की क्षमता, कितना आप लोग कार्य कर सकते हो, कार्य करने की क्षमता। क्षमता में हमने एक पॉइंट पढ़ लिया, कौन सा? गतिज ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो वस्तु की गति की वजह से होता है। करेक्ट। अब मेरे पास क्या है? आपका है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या भैया? वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, कि वो कहां रखा है उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा निर्धारित होता है, उसके हिसाब से क्या होता है? उसकी ऊर्जा निर्धारित होता है। और याद रखेंगे सर, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म होता है, मतलब आप इसको तुलनात्मक रूप से बोलते हो। क्या बोलते हो? सही, एक तुलनात्मक ऊर्जा होता है, तुलनात्मक ऊर्जा होता है कि भैया आप इसमें तुलना कर सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक के सापेक्ष दूसरे की ऊर्जा बता सकते हो कि मेरे सापेक्ष उसकी ऊर्जा कम है या ज्यादा है, मेरे सापेक्ष इसकी ऊर्जा कम या ज्यादा, ज्यादा कितना कम, आप ये बता सकते हो। ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलता है। ठीक है, चलेगा? अच्छा तो भैया सबसे पहला नाम मेरे पास क्या? ग्रेविटेशन, है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। भाई इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग एक रेफरेंस लेवल मानते हो जहां पे आप लोग स्थितिज ऊर्जा का कुछ मान अज्यूम करते हो। ठीक है, तो क्या होता है? जनरली हम लोग स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू है रेफरेंस में कितना? 0 मानते हैं सर। क्यों? क्योंकि सबसे आसान कैलकुलेशन ये आपको देता है। हालांकि ये वैल्यू कितनी भी मान सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग उसको कितना? 0 मानते हैं। अब ग्रेविटी में अगर आप इस लेवल से ऊपर जाओगे h ऊंचाई पे, तो आपकी ऊर्जा प्लस mgh बढ़ जाएगा। अगर आप उस लेवल से नीचे आओगे तो आपकी एनर्जी माइनस mgh से घट जाएगी। फॉर सिंपल एग्जाम्पल आप तो ये समझो कि मान लो
अगर यहाँ पे मैं एनर्जी 10 मान लेता तो यहाँ कितना होता सर 10 प्लस mgh होता। अगर मैं यहाँ पे 10 मानता तो यहाँ कितना होता 10 से कम माइनस mgh कर डालो। सिंपल सा फंडा कि भैया आप जो भी रेफरेंस वैल्यू मानते हो उसी के हिसाब से काम करते हो। उससे ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस, काम खत्म, फंडा क्लियर। ओके सर। सर मेरे पास क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के स्प्रिंग में जो आपकी एनर्जी आता है वो होता है इलास्टिक एनर्जी, है ना, प्रत्यास्थ ऊर्जा। सर क्यों? क्योंकि जब कभी आप वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन करते हो तो उसमें आपका आता है इलास्टिक एनर्जी। समझिए क्या, प्रत्यास्थ ऊर्जा। ओके सर। तो स्प्रिंग की जब कभी आप लंबाई बढ़ाओगे या कम करोगे, स्प्रिंग की लंबाई जब कभी बढ़ाओगे या कम करोगे तो ऐसी अवस्था में क्या आता है, स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा आती है। सर कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। इसको बोलता हूं, इसका परिणाम होता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला सिंपल सा हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर एफ स्क्वायर बटा 2 के भी लिख सकते हो। तो एफ बोले तो स्प्रिंग फोर्स, एफ स्क्वायर बटा 2 के, ये भी इसका फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है। ठीक सर, चलेगा। डन 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 डन। ओके। कार्य ऊर्जा पर मैं इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र भाई खतरनाक चीज के भैया, इससे आपका हर एक सवाल किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सारा। ठीक है। तो वह क्या होता है कि कार्य सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं तो लिखता हूं भैया, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है। ठीक है, चलेगा। अच्छा तो भाई सभी बल, सर कौन से बल? सर जितने भी होते हैं, संरक्षी, असंरक्षी, है ना, आपके जो भी बल बन सकता है, चाहे संरक्षी हो चाहे असंरक्षी हो, सारे बल इसमें काउंट होते हैं। तो भैया सारे बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलेगा? हाँ सर। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम v2 का स्क्वायर, हाफ एम v1 का स्क्वायर। सर गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला अपने का लिखवा है, p स्क्वायर बटा 2m। सर p क्या होता है? आपका संवेग होता है, तो p2 स्क्वायर बटा 2m, p1 स्क्वायर बटा 2m। तो ये मेरे पास इसका यूज कर सकते हो। अब ये बोलने को सिर्फ एक छोटा सा थ्योरम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं, जो कि हम कल करेंगे। अब सिर्फ इसका नाम देखने का। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, बढ़िया, एक नंबर। तो ऐसा ही एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सर हिंदी में तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। सर लिख दो, एक बार लिखता हूं भाई, बोलते हैं इसको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। पहली बात, सर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण कब करते हैं? सर ये तब करते हैं जब सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल कार्य कर रहे हो, कोई भी असंरक्षी बल नहीं। सो मतलब कि ऐसे सारे बल हों जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो बल हैं। ऐसा कोई बल नहीं है जिसका कार्य पथ पर निर्भर करता है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, आपका श्यानता, विस्कस फोर्स, ये कभी इस पे सिस्टम पे नहीं है। अगर ये हैं तो ऐसे केस में ये थ्योरम नहीं लग पाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरम, प्रमेय आपका नहीं लग पाएगा। ठीक सर, साफ साफ लगा है। यदि निकाय पर केवल संरक्षी बल लग रहे हों तो आप लोग कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब कि प्रारंभिक अवस्था काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर होगा काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल फाइनल। तो भैया इनसे भी काफी अच्छे सवाल बन जाते हैं। अब कुछ छोटी मोटी बातें अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो काफी इनसे काम आपका पड़ेगा। कि सर कि अगर मान लो कोई वस्तु h गहराई गिर जाता है, h गहराई गिरता है, तो हमने कहा था कि आप ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना 0 मानते हो, ऊपर जाने पे प्लस mgh होता है, तो नीचे आओगे तो वैल्यू कम होगा। तो अगर आप h गहराई गिर जाते हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh से कम हो जाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh से कम हो जाता है, और वो ऊर्जा कहां चला जाता है? गतिज ऊर्जा के अंदर। तो भैया जितना कम हुआ है भाई mgh कम हुआ है, ये कहां चला गया? गतिज ऊर्जा के पास चला गया। जब इसको रखोगे, सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या है? v का वैल्यू √2gh आता है। तो भैया h गहराई गिरने पे इतना वेग प्राप्त होता है,
जो कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा था और यहां से मेरे पास वो आ चुका है। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा सर, अगर वही वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो सर क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन mgh का होगा और बढ़ने वाला होगा। ठीक है, तो ऊपर जाने पर रफ्तार कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बढ़ जाएगा, तो प्लस का mgh। तो अगर आप किसी वस्तु को u रफ्तार से फेंकते हो तो h ऊंचाई पे उसका वेग क्या होगा, u स्क्वायर माइनस 2gh। देख ले, 2gh बढ़ गया था, यहां पे कम करना है, नीचे आने पे √2gh बढ़ा दिया था, 0 प्लस √2gh, तो यहां पे ऊपर जाने पे कम होगा, तो u स्क्वायर माइनस 2gh, काम खत्म, फंडा क्लियर है। ओके सर, बहुत बढ़िया, शानदार है। आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे पास स्प्रिंग में अधिकतम प्रसार, भैया ये थोड़ा सा आपका एक सवाल होता है। ठीक है, सिंपल सा कि भाई मान लो कि आपने कोई स्प्रिंग को लिया है ना, स्प्रिंग से एक वस्तु को बांध दिया। अगर आप वस्तु को बांध के धीरे 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 छोड़ते हो तो क्या होता है सर, धीरे धीरे छोड़ने पे वो वस्तु धीरे धीरे नीचे आती है और उसमें कुछ विस्थापन मेरे पास होता है। इसको बोलते हैं हम लोग माध्य विस्थापन, मीन अवस्था तक का विस्थापन। कितना होता है सर, वो आता है K/m। ठीक सर, माध्य अवस्था। अब अगर इस चीज को झटके से छोड़ दोगे, भाई इस अवस्था पे क्या होता है, इस अवस्था में मेरे पास नेट फोर्स सिस्टम पे 0 आता है। लेकिन अगर आप उसी स्प्रिंग को झटके से छोड़ दो तो क्या होता है भैया, अपने गति की वजह से वो थोड़ा और नीचे पहुंच जाता है यहां तक। तो अपने प्रारंभिक अवस्था से वो यहां तक जा पा रहा है, इसको बोलते हैं एक्स मैक्सिमम। इसके हमारे पास कर लेंगे भैया, इसको कहेंगे एक्स मैक्सिमम, अधिकतम विस्थापन। और जो आपका अधिकतम विस्थापन सर कब तक होगा, जब तक वस्तु जाके रुक नहीं जाता है। अच्छा, तुमने कहा है कि जो आपका अधिकतम विस्थापन है वो माध्य विस्थापन का डबल होता है, डबल, समझे? तो कितना पैसा आएगा, ये आएगा 2mg/k। सही बोलो, हाँ 2mg/k। हाँ मैंने दिया, सॉरी यहाँ पर आपका आएगा mg/k। ठीक है, ये भैया थोड़ा काम का कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज है, याद रखना इसको। ठीक है, चलेगा। ओके, उसके अलावा सर मेरे पास क्या है, संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा का आपस में संबंध। ये चीज भाई बहुत काम की, क्वेश्चन इससे बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। सिंपल समझना, क्या रखना कि सर अगर मेरे को U दे रखा है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा दे रखा है, और F निकालना है तो आप करोगे अवकलन। F पता है, I निकालना तो करेंगे समाकलन। तो देख लो मेरे पास सिंपल सी कहानी कि सर U पता है, F निकालना करना होता है अवकलन। तो भाई देखो, अवकलन अवकलन अवकलन। देखो आपको U पता है x दिशा का, अगर U पता है x दिशा का तो x दिशा का बल मिल जाएगा F बराबर du/dx माइनस के साथ। सर U पता है y के पदों में तो y दिशा का बल du/dy। U पता है z के पदों में तो du/dz से fz निकाल लोगे। और अगर आपको दे रखा है U तीनों x, y और z तीनों के स्टेप्स में आपको दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करो भैया, आप सबके साथ करोगे इसका अवकलन। तो अगर आप इसका अवकलन कर दो तो डिफरेंशिएशन इसका कर दिया जाएगा। सर डन है, बहुत बढ़िया। अब इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। तो इसमें क्या होता है कि x के सापेक्ष अगर अवकलन हो रखा है तो x को वेरिएबल मानोगे, बाकी सब नियतांक। बोलते हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। बाकी बिल्कुल वैसे बनेंगे, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन। और आंशिक का मतलब क्या है कि भैया x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y और z मेरे पास क्या कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। अच्छा, सेम तरह से अगर y के सापेक्ष करोगे तो y वेरिएबल, x और z कांस्टेंट, z के सापेक्ष करोगे तो z वेरिएबल, x और y कांस्टेंट मेरे पास हो जाएंगे। ठीक सर, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, f बराबर माइनस du/dr। ओके, चलेगा दोस्त? अच्छा चल ठीक है। अब मान ले अगर मेरे पास क्या है, f दे रखा है, u निकालना है, मैं क्या करूंगा, समाकलन कर दूंगा। अब देख u दे रखा है मेरे को, f दे रखा है, u निकालना है, क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। देख अगर डायरेक्टली तेरे को दे रखा है f का समीकरण r के पदों में तो कर इसका समाकलन, तेरे को क्या मिलेगा, u मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन f.dr। देख लिखा क्या लिखा हुआ है, हाँ जी सर। लेकिन अगर तेरे को दे रखा है बल उसके सदिश रूप में, fx i कैप, fy j कैप, fz
के केप, मतलब आपको बल दे रखा है उसके टुकड़ों में, आई केप, जे केप, के केप ऐसे दे रखा हो, तब भी करना तो मुझे समाकलन ही है, लेकिन आपका अब अलग अलग दिशा में होगा, x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के साथ। अच्छा सर, और सर में सिर्फ एक ही हो तो एक ही हो तो एक ही कर देना, fx dx या fy dy या fz dz। अच्छा है सर, तीनों है तो तीनों, एक है तो एक, दो है तो दो, काम खत्म, उस हिसाब से मैं काम कर लूंगा। ठीक है क्या सर, सेम कहानी यहां देखा, अगर सिर्फ x का है तो du बटा dx, सिर्फ y का है du बटा dy, सिर्फ z में है तो du बटा dz, तीनों है तो तीनों का होगा अवकलन। क्लियर है क्या? हाँ सर, डन बॉस, चलेगा। अच्छा, एक बात जरा याद रखेंगे सर, संरक्षी बल क्या चाहता है? संरक्षी बल हमेशा एक बात चाहता है कि सिस्टम की ऊर्जा सबसे कम रहे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कम रखना चाहता है सर। क्यों? क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी कम होने से सिस्टम ज्यादा स्टेबल बनता है, ज्यादा स्थायी बनता है, ज्यादा स्टेबल बनता है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम रखना चाहते हैं, तो हो क्या रहा है मेरे पास, आपका जो संरक्षी बल होगा वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को कम ही रखना चाहेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल बात करते हैं, हमारे पास यह ग्राफ है ना, हाँ ये ग्राफ मेरे पास क्या है, ये आपका स्थायित्व का ग्राफ दर्शाता है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास क्या है कि कोई ऐसी अवस्था एक आ रही है, ठीक है, ये सिर्फ एक ग्राफ है, ये सिर्फ एक ग्राफ है कि भैया ग्राफ में क्या है, यहां पे आपकी जो ऊर्जा है, यहां पे आपकी जो ऊर्जा आपको मिल रहा है, कौन सा पोटेंशियल कैसा सबसे ज्यादा है ना, यहां पे ऊर्जा सबसे कम दिखता है, यस सर, आसपास की तुलना में सबसे कम है, यस सर, और यहां मेरे पास है क्या, आपकी ऊर्जा कांस्टेंट है। बहुत ही बढ़िया। तो हम कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कुछ जनरल पॉइंट डिसाइड करते हैं सर। एक, वो बिंदु जहां पे ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। तो क्यों? देखो, अगर मैं यहां पे किसी वस्तु को रखूंगा तो देख, इस पे कुल बल कितना आएगा सर, 0, क्योंकि mg नीचे नॉर्मल ऊपर दोनों आपस में कट जाएंगे, कुल बल 0 होता है। अच्छा, तो कुल बल 0 होता है तो साम्य अवस्था तो है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा और वापस कभी वहां पे नहीं आएगा। मतलब अस्थायी है कि अभी तो रुका हुआ है लेकिन डिस्टर्ब हो गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलता है अस्थायी साम्य अवस्था। तो जहां पे ऊर्जा ज्यादा होती, सबसे ज्यादा, वो बनता है आपका अस्थायी साम्य अवस्था। और ऐसी स्थिति पे अगर बात करूं बल के पदों में, कि मान लो अगर आपको बल का समीकरण दे रखा है, कि मान लो आपको बल का समीकरण दे रखा है x के पदों में, तो सबसे पहला पॉइंट कि भाई साम्य अवस्था के लिए पहली बात तो बल 0 होना चाहिए। दूसरा, अस्थायी के लिए उसका पहला अवकलन धनात्मक आना चाहिए। चलेगा? अच्छा सर, आपको दे रखा है u, ऊर्जा का समीकरण देख के पूछा गया है कि भैया बताओ स्थायी है कि अस्थायी, तो भाई सबसे पहला काम कि पहला अवकलन तो 0 आना चाहिए सर। क्यों? हमने बताया ना भाई, f का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का du बटा dx। अरे हाँ, तो जहां बल 0 वहां du बटा dx 0 आएगा। अच्छा, और जो दूसरा अवकलन होता है डबल डिफरेंशिएशन, वो आपका आना चाहिए सर नेगेटिव। सर नेगेटिव क्यों? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लाला देख आगे माइनस से चिन्ह बदल जाते हैं। अच्छा, तो आपका बल का पहला अवकलन तो धनात्मक आना चाहिए और u का दूसरा अवकलन कैसा, ऋणात्मक आना चाहिए। इन पे क्वेश्चन कल करवाऊंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, ओके सर। सेम तरह से अगर बात करें किसके लिए, स्थायी साम्य। सो देखो, अगर यहां पे किसी बॉल को रखोगे, ऊपर नॉर्मल आएगा, नीचे mg आएगा सर, अभी भी मेरे पास क्या है, सारे बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यस सर, तो कुल बल 0 है, तो जहां बल 0 बनता है वो बनता है साम्य अवस्था से। ठीक है, साम्य अवस्था तो है, लेकिन अगर इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे घूम फिर के वापस यहीं आके रुक जाता है, इसलिए इसको बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्य अवस्था। तो स्थायी साम्य अवस्था सर। ठीक है, पहला काम तो भाई बल 0 होना चाहिए, बल 0 होना चाहिए, डन। दूसरा सर, इसका पहला अवकलन धनात्मक था, लेकिन इस केस में क्या है, ऋणात्मक होगा। तो पहला अवकलन अगर ऋणात्मक आता है तो वो दिखाएगा कि ये स्थायी है। अच्छा, अगर धनात्मक आया तो अस्थायी है। सर सेम कहानी यू की, तो पहला कंडीशन तो भाई सेम कि पहला अवकलन तो 0 होना चाहिए, ये दिखाता है साम्य अवस्था को। अगर दूसरा अवकलन ऋणात्मक था तो वो अस्थायी को दिखा रहा था, और अगर मेरे पास धनात्मक आ जाए तो ये स्थायी साम्य अवस्था को दर्शाएगा। देख लो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा काम है। ओके, और अगर मेरे पास क्या है, एक पॉइंट और होता है एनर्जी कांस्टेंट वाला।
जहां पे क्या है, पूरी एनर्जी आपका कांस्टेंट बना हुआ है, आगे पीछे, हाँ सर, तो इसको बोलते हैं उदासीन साम्य अवस्था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, सब कुछ ही जीरो आता है, बल भी जीरो, पहला अवकलन भी जीरो, आपकी ऊर्जा का अवकलन जीरो, यू का अवकलन, और दूसरा अवकलन में कितना, जीरो आता है। ठीक है, चलेगा, डन सर। तो ये आपका काफी अच्छा पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाते हैं। एग्जाम का अपने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं, जैसे तो लास्ट ही है, लास्ट मेरे पास क्या है, पावर। सर पावर को हम लोग बोलते हैं कार्य करने की दर, कि भाई एक सेकंड में, प्रति सेकंड में आप कितना ज्यादा कार्य कर सकते हो, है ना। रुक जाओ, थोड़ा पानी निकले, कि भैया एक सेकंड में कितना ज्यादा कार्य किया जा सकता है, वो क्या बजाय, वो हमें दर्शाता है पावर को, है ना, कि एक सेकंड में कितना कार्य होगा। अब भाई जब कभी बात आती समय की, वही दो बातें, या तो औसत या तात्क्षणिक। तो औसत के केस में कुल कार्य कितना है और कुल समय कितना है, औसत मान निकलेगा, एवरेज। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, औसत पावर, कार्य बटा समय, टोटल कितना कार्य किया बटा कितने टाइम में किया, डन सर। पूछे तात्क्षणिक, भैया करना पड़ता है अवकलन, तो dw बटा dt। सर dw के होवे है, सर ये होता है f डॉट dx बटा में कितना dt। सर dx बटा dt बचपन में सबने पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं वेग। तो f डॉट v ये फॉर्मूला बन जाए भाई, किसके लिए, तात्क्षणिक के लिए। पावर, सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने से हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलता है, अदिश राशि मिलता है। सर बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। सर इसका होता है यूनिट क्या, वॉट। सर वॉट कैसा, वर्क अपॉन टाइम, तो जूल बटा समय, तो जूल बटा सेकंड। और एक बड़ा यूज करते हैं, एक हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। चल जाएगा, यस सर। अब एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन इसी में, कि अगर किसी सिस्टम की मेरे पास क्या है, पावर कांस्टेंट है, किसी सिस्टम की पावर अगर मेरे पास कांस्टेंट है, तो भाई डायरेक्टली याद रखेंगे कि सर विस्थापन x होगा t की पावर 3/2 के समानुपाती, वेग होगा समानुपाती t की पावर 1/2 के, और a समानुपाती होगा t की पावर -1/2। भैया हर एक बार एक ही कम कर दो, 3/2 -1, 1/2 -1। देख भैया, 1.5 में से एक गया आधा, आधे में से एक गया -आधा, बहुत बढ़िया। और अगर v और x का पूछा, देख इसके पास पावर 3 है, तेरे पास नहीं है, तो तेरी पावर 3 कर दो, तो पावर 3 इसका समानुपाती होता है x के। चलेगा दोस्त, हाँ देख भाई, देख ले, हमें दोनों को पढ़ करना ना भाई, कि दोनों का आपस में क्या संबंध है। मैं तेरे पास पावर 3 है, मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, तू पावर 3 ले ले, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो v की पावर 3 x बराबर हो गया, ओ हो, तो v की पावर 3 समानुपाती x के मेरे पास होगा। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलेगा दोस्त, दौड़ेगा 1 नंबर। अब मेरे पास क्या है, वाटर पंप वाला सवाल बड़ा फेमस है। ठीक है, आज भी कई टीचर्स को गलत पढ़ा देते हैं। इसमें सवाल होता है कि एक तो इंजन की शक्ति कितनी, कि आपने जो पंप ले रखा है उसकी शक्ति कितना है, वो सिंपल फॉर्मूला रो ए वी क्यूब। सर रो क्या होता है, जल का घनत्व, रो क्या होता है भाई मेरे पास, घनत्व। सर ए क्या होता है, पाइप का एरिया, पाइप का एरिया, पाइप का एरिया। सभी क्या है, सभी मेरे पास वेग, कि जिस वेग से आपका जल बाहर आ रहा है। तो रो ए वी क्यूब या फिर वी स्क्वायर डी एम बटा डी टी। ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास द्रव्यमान प्रवाह की दर, द्रव्यमान प्रवाह की दर, कि भैया प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान बाहर आ रहा है, प्रति सेकंड कितना द्रव्यमान मेरे पास बाहर आ रहा है, ये वो होता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि इंजन की शक्ति के अलावा जल को प्रति सेकंड कितना गतिज ऊर्जा मिल रहा है, फर्क है कि सर ये तो इंजन प्रति सेकंड ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, ये तो वो ऊर्जा है जो प्रति सेकंड ऊर्जा इंजन को मिल रही है, और इंजन अब पानी को देगा, इंजन पानी को देगा, तो पानी को मिलने वाली ऊर्जा प्रति सेकंड या बोले पावर जो है, जो आपके जल को मिल रहा है, वो इसका आधा आता है, आधी एनर्जी खो जाती है, आधी एनर्जी मेरे पास खो जाता है। तो अगर ये रो ए वी क्यूब, तो इसका आधा बनेगा। ओके सर, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटा समय ये मेरे पास आता है। चलेगा क्या, हाँ सर, बहुत बढ़िया, चल डन। तो यहां पे आपका होता है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर फाइनली खत्म। अब इसमें एक सेकंड पार्ट हम लोग और भी पढ़ते हैं, वो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्व तल में वृत्तीय गति। अब बहुत आसान चीज है, सिंपल से पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। सर अगर सबसे निचले वाले बिंदु पे √2gl का वेग दोगे, तो बिंदु आपका हमेशा, जो कण है वो हमेशा बस यहां तक पहुंच पाएगा, कण आपका भैया क्षैतिज अवस्था तक ही पहुंच पाएगा अगर आपने वेग √2gl दिया है तो।
यहां तक पहुंच पाएगा। सर ठीक है, चलेगा। सर हमें अगर टेंशन निकालना हो तो भाई कुछ नहीं करना, टेंशन निकालना। ये हमारे पास पॉइंट ए है, तो एक टेंशन टी रस्सी के अंदर, तो नीचे क्या होता है, mg होता है। अब क्योंकि वृत्तीय पथ पे चलते हो तो साथ में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे पास आता है। तो बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर की तरफ mv²/r लगाएंगे, टी बराबर mg प्लस mv²/r। तो यहां पे अगर टेंशन पूछे, सारे बल बनाओ, बैलेंस करो, काम खत्म हो गया, खत्म, टेंशन मिल गया। हाँ सर, तो यहां बात करें तो सर वेग 0 है, तो टेंशन टी यहां पर, mg यहां पर। सर टेंशन देने वाला कोई है ही नहीं, इधर कोई बल है ही नहीं, तो यहां पे टेंशन कितना बनेगा, 0 बनेगा। बहुत बढ़िया, ये पॉइंट ए का टेंशन चलेगा। अच्छा, तो √2gl दिया तो यहां तक पहुंचा, कम दोगे तो नीचे रह जाएगा, ज्यादा दोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो अगर आप वस्तु को वेग देते हो √2gl से कम, तो वस्तु आपके इस वाले बिंदु से पहले ही रुक जाएगा, वेग कितना, 0 हो जाएगा। अब इससे जुड़ी कुछ खास बातें रट लो, टाइम बचेगा। सर ठीक है, समझो। सर ये जो ऊंचाई जहां तक वो पहुंच पा रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार दिखा चुका हूं। सर कहां दिखाया था, अबे दिखाया है सर, एच का वैल्यू r-r cos। सर नहीं बताया, झूठ बोल रहा हूं। अरे दिखाता हूं, लेख कहां गया, गिरा। एच का वैल्यू L-L cos थीटा। यहां मैंने रस्सी की लंबाई L लिया था, वहां मैं त्रिज्या R बोल रहा हूं, बात मेरे पास सेम ही है। अच्छा सर ये कैसे आता है वो समझा दो बेटा। देख वो चीजें अपन ने क्लास में समझा रखा है, उसमें बहुत डिटेल में मत घुसो, ठीक है। ये कितना मेरे पास, H का वैल्यू r-r cos थीटा मेरे पास आएगा। हमने कहा जब वस्तु ऊपर जाती है तो उसका वेग कम होता है, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ सर वेग कम होता, आपने कहा था ऊपर जाने पे वेग कम होता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है। हाँ सर ठीक है। तो मेरे पास क्या है, वेग v² कितना मेरे पास होगा, √2gh। यहां तक जाते जाते मेरे पास वेग कम हुआ, आपने लिखवा ऐसा, कहां लिखवा है, देख मैंने लिखवा था v² या बोले v कितना लिखवा था सर, v बराबर u² - 2gh आपने लिखवा था। ये लिखवाया था क्या? हाँ सर ये लिखवाया था। तो कहां लिखवाया, झूठ बोल रहे हो। अरे लाला मानता नहीं एक तुम्हें, लाल मेरा लाल मानता नहीं है। देख दिखाता हूँ कहां ग्रेविटी कहां गया, कहां लिखवाया था रे, रुक जाओ कहां गया, इतने ये रहा ऊपर भेजा मेरे पास। देख ऊपर भेजा तो मेरे पास क्या है, 2gh, मेरे पास रफ्तार कम हो गया था, हुआ था। तो देख वही चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं, देख ऊपर भेजा अपन ने, तो ऊपर भेजते थे कितना रफ्तार कम हो गया, 0, तो फाइनल रफ्तार करते 0। यहाँ कितना दिया सर, v1 का स्क्वायर माइनस का 2gh, ये क्या है अंडर रूट, तो इसको कर दे स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर 2gh बराबर कितना होगा 0, तो v1 स्क्वायर कितना होगा 2gh। अरे वाह सर ये तो मस्त चीज, देख वो लिखा अपन ने, चलेगा। अच्छा बात करें टेंशन की, सर यहाँ पे है ना, कहाँ गया टेंशन, सर यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, देख टेंशन टीबी। देख वेग तो बचा नहीं है, वेग नहीं बचेगा तो सेंट्रीफ्यूगल तो आने से रहा। ओके सर, हमारे पास कौन सा, mg फोर्स, mg का यहां से कौन कितना, थीटा, कर दे घटक mg cos थीटा। अरे वाह जी वाह, तो सर अंदर वाला फोर्स बाहर वाले से बैलेंस हो जाएगा, तो टीबी कितना हो गया, mg cos थीटा। बात करें पॉइंट ए का टेंशन, भाई देख ले सेम ही तो है, mg प्लस mv²/r, mg प्लस mv²/r चलेगा। ओके सर, यहां बात कर, अगर तूने रफ्तार दे दी √2gr से ज्यादा तो वस्तु पहुंच जाएगी ऊपर। अब ऊपर जाएगी तो मेरे पास क्या सर, वेग 0 हो उससे पहले ही मेरे पास क्या टेंशन 0 हो जाता है। तो भैया वेग 0 होने से पहले, वेग 0 होने से पहले टेंशन 0 हो जाता है, तो टेंशन 0 हो जाएगा तो भाई रस्सी ढीली पड़ जाएगी, रस्सी ढीली पड़ जाएगी तो सर्कुलर पाथ खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या है, आपका सर्कुलर पाथ बस यहीं तक ही रहता है। अच्छा अब सर मान लो कि वो ऊपर पहुंचा, कौन से कोण पे, थीटा कोण पे, तो ये ऊंचाई कितना है, देख ये वाली ऊंचाई अभी निकाली सर, कौन सा भाई, r-r cos थीटा। हाँ सर कुछ वैसा आता है। हाँ सर, तो मैं कहता हूं मुझे चाहिए पूरी, तो ये r + r cos थीटा। अच्छा तो r + r cos थीटा टोटल ऊंचाई आती है h, इतना ऊपर जाओगे। अच्छा सर अब भाई कहानी, ऊपर जाने पे वेग मेरे पास कम होता है, यस सर, तो कम होता है तो वहां पे आने वाला वेग इसकी तुलना में कम आएगा। देख कैसे लिखवाया था सर, ऊपर का वेग v² प्रारंभ की तुलना में 2gh कम हो जाता है, तो मैंने वही तो लिखा है, नहीं से तो अलग है। अरे लाला मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैं उस 2gh को यहां ले आऊं, सिर्फ इतना फर्क है, बाकी पूरी कहानी सेम है। हाँ सर बात तो करेक्ट है, तो सेम कॉन्सेप्ट है क्या, हाँ चलेगा, चल ठीक है। मगर टेंशन, तो उस पॉइंट पे क्या टेंशन मेरे पास कितना 0 हो चुका है। अगर टेंशन 0 होगा तो mg का घटक mg cos थीटा बैलेंस होगा आपके सेंट्रीफ्यूगल से mv²/r से, तो अपन उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब सर इतना काम मुझे याद नहीं रखना, मुझे बताओ सर याद क्या रखना, बताता हूं।
याद रखने वाली बात नंबर 1 ये है। दूसरा, ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन 0 बनता है, यस सर, ये बात याद रखने का है, ठीक सर। तो अगर टेंशन 0 होगा तो उसके हिसाब से जो मेरे पास पॉइंट बनेगा वो आपका ये है कि जो V2 स्क्वायर है वो GR cos थीटा बनेगा। सर कौन सा V2 मतलब यहां का वेग, V2 वेग, और उससे भी छोटा ये पॉइंट। सर क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि प्रारंभ में कुछ वेग देगा, वो कहां तक पहुंचेगा ये पूछेगा कि आपने शुरुआत में वेग दिया √2gl से ज्यादा, वो कितना वो क्वेश्चन में देगा। अब कितना ऊपर पहुंचेगा h पूछ सकता है, या किस कोण तक पहुंचेगा थीटा पूछ सकता है। सही बात है। अच्छा, तो ये रहा समीकरण v1 स्क्वायर बराबर 2gr प्लस 3gr cos थीटा। अगर प्रारंभिक वेग v1 पता होगा तो थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा तो मेरे को ऊंचाई मिल जाएगी। अरे हाँ सर, बात क्लियर है क्या? यस सर, सेम कहानी यहां पर है। शुरुआत का वेग देगा सर कितना, v1 आपको देगा कि मैंने इतने वेग से उसको फेंका तो कितना ऊपर जाएगा। तो भैया अगर आपको वेग v1 पता है तो इसमें चिपका दो, है ना, इसमें चिपका दो। वेग v1 पता होगा तो ऊंचाई मिल जाएगा, ऊंचाई पता होगा तो थीटा मिल जाएगा। अरे यस सर, बात एकदम करेक्ट है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, चलेगा दौड़ेगा, शानदार, परफेक्टली डन। अच्छा सर, लास्ट चीज के भैया अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे नीचे वाले बिंदु पर √5gr का वेग दिया जाए तो पूरा चक्कर मेरे पास काट लेता है, बस। ठीक है, अब √5gr से फेंकोगे तो यहां पे कितना √3gr आएगा, वहां पे कितना √gr आएगा। तो यहां पहुंचेगा तो वापस यहां पे वापस वही वाला वेग मिल जाएगा √3gr। चलेगा दोस्त? हाँ सर। सर रही बात टेंशन की, अरे देख ले भाई, टेंशन देख ले। तो यहां पे क्या टेंशन TA होगा, तो नीचे कितना mg होगा, सर्कल में घुमाए तो सेंट्रीफ्यूगल होगा, mv²/r, तो v पता है, यहां पे डालना, सोल्व करना, कितना 6mg आएगा। यहां देख मेरे पास कितना टेंशन TB, तो नीचे कितना mg, और सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, v का वैल्यू डालो, कितना 3mg आएगा। तो यहां पे हमने कहा भैया यहां पे टेंशन TC, सर नीचे कितना mg, केंद्र से बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैल्यू रखो, सोल्व करना, कितना TC कितना 0 आएगा। अच्छा, तो भाई सबसे ज्यादा टेंशन यहां मिलता है, सबसे न्यूनतम टेंशन यहां मिलता है। और दुनिया में एक बात याद रखना कि सर अगर मुझे टेंशन अधिकतम और न्यूनतम का अंतर पूछे, 6 mg मेरे पास है, किसमें? जब सर्कल पूरा बन रहा हो, जब सर्कल पूरा बन रहा हो, तो लिख लेना भैया कि जब सर्कल पूरा बन रहा हो तब ये कर सकते हैं, जब सर्कल पूरा बन रहा है। ठीक है, अब बात भाई समझेंगे कि यहां पे मैंने काफी सारी चीजें आपको शॉर्ट में ट्रिक्स के फॉर्मेट पे आपको दे दिया है, तो हम इनका इस्तेमाल अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आराम से कर सकते हैं। तो भैया बहुत छोटा और बहुत प्यारा मैंने आपको लेक्चर बना के दिया है, अगर आप लोग उसको तमीज से कर लोगे तो आप लोग अगली क्लास में होने वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ जाओगे। शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल चुकी है, अच्छे से पढ़ो। अगर आपके पास क्लास नोट्स है तो फटाफट से जाओ उन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो, बाकी बचा हुआ काम तो मैं आपको कल करवा ही दूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सारी कहानी आप लोगों को एकदम पानी की तरह साफ हो चुकी होगी। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।